हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल ई ट्यूटर यूट्यूब चैनल। आज वाले लेक्चर में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं जो हमारा सेकेंड सेमेस्टर था झारखंड पॉलिटेक्निक का, उसका एग्ज़ाम डेट आउट हो गया है सेमेस्टर एग्ज़ाम का। अभी 10 दिन में हम लोग कैसे पढ़े, 10 से 12 दिन जो अवेलेबल है उसमें हम लोग का क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, कैसे हम लोग को पढ़ाई करना चाहिए, कहाँ से पढ़ाई करना चाहिए, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। डिटेल में हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं, ठीक है। तो सब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एग्ज़ाम डेट हमारा अनाउंस हो गया है, जिसमें 16 तारीख को हमारा कम्युनिकेशन स्किल का एग्ज़ाम है। कहने का मतलब इंग्लिश टाइप का ये चीज़ है कि बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, उस टाइप का। उसके बाद 18 तारीख को हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है। फिर हम लोग का 19 तारीख को फिज़िक्स है, 21 तारीख को केमिस्ट्री है, 22 तारीख को प्रोग्रामिंग इन सी है। ये हम लोग फर्स्ट ईयर का बात कर रहे हैं, सारे ब्रांच को मिला करके, एक्सेप्ट ये माइनिंग और HMCT को छोड़ करके, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग करें। एग्ज़ाम टाइम भी दिया हुआ है 1 बजे से 4 बजे तक हमारा एग्ज़ाम होना है, मतलब उस दिन भी सुबह में हम लोग कुछ पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना होगा एग्ज़ाम से पहले किस किस दिन हम लोग का छुट्टी है। तो हम लोग का जिस जिस दिन भी एग्ज़ाम से पहले छुट्टी है उसको हम लोग यहाँ पे मार्क कर दे रहे हैं। तो फर्स्ट एग्ज़ाम से पहले हम लोग को छुट्टी है, मतलब फर्स्ट एग्ज़ाम से पहले तो गैप रहता ही है। उसके बाद इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से एक दिन आगे गैप है, 17 तारीख गैप है। फिर हम लोग का 21 तारीख को यहाँ पे एक दिन गैप मिल रहा है। अगर बात करें किस एग्ज़ाम के लिए गैप नहीं मिल रहा है, तो उसमें हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा, अरे यार ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को वही देखने का ज़रूरत है कि किस में गैप नहीं है। तो फिज़िक्स के लिए गैप नहीं मिल रहा है और प्रोग्रामिंग सी के लिए गैप नहीं मिल रहा है। इसका मतलब एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले हम लोग ये सब्जेक्ट को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करके रखेंगे, क्योंकि इसके लिए हम लोग को एग्ज़ाम से एक दिन पहले टाइम नहीं मिल रहा है। क्योंकि इसका एग्ज़ाम हम लोग दे करके आएंगे 4 बजे, हम लोग थके हारे अपने रूम पहुँचेंगे, 5-6 बजे आराम करेंगे, रात हो जाएगा, रात में फिर खाना वगैरह खाएंगे, उसके बाद फिर तुरंत दूसरा दिन एग्ज़ाम आ जाएगा। तो ये जो 2 एग्ज़ाम है इसको हम लोग थोड़ा सा पहले ट्राई करेंगे अच्छे से कवर करने का, अगर हम लोग इस एग्ज़ाम शेड्यूल का बात करें तो। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि आज हमारा डेट है 4 तारीख, हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है 16 तारीख से, यहाँ पे डेट मेंशन है 16 तारीख से। अब हम लोग का 4 और 16 के बीच में 12 दिन अवेलेबल है। 12 दिन इनफ होता है किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाने के लिए। ये वीडियो जो भी देख रहा होगा उसका नंबर सेमेस्टर एग्ज़ाम में जितना उनका आना था उससे 10% 5% जरूर इंक्रीज होगा, क्योंकि एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी से हम लोग काम करें तो हम लोग बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम, बड़ा से बड़ा लड़ाई, बड़ा से बड़ा युद्ध हम लोग जीत सकते हैं। एग्ज़ाम भी एक हिसाब से युद्ध के टाइप से हम लोग इसको लेंगे। हम लोग का क्वेश्चन आएगा, हम लोग को आता है कि नहीं आता है ये हम लोग जानते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में हम लोग ऐसा लिखेंगे कि जो एग्ज़ामिनर कॉपी चेक करेगा उसको एक बार से ये समझ आ जाएगा कि नहीं इसको आता था ये चीज़। वैसा हम लोग को एग्ज़ाम में करना है। अब हम लोग को ये 10 दिन क्या करना है, तो ये 10 दिन हम लोग नॉलेज बेसिस पे नहीं जाएंगे, हम लोग को ये 10 दिन मार्क्स बेसिस पे पढ़ाई करना है। क्या चीज़ पढ़े जो कि ज़्यादा नंबर आए, कम इनपुट दे के ज़्यादा आउटपुट कैसे आए, उस पर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ये 10 दिन 12 दिन क्या करें, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, वही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्टूडेंट को ये सोचना चाहिए और उसके दिमाग में ये आना भी नहीं चाहिए कि भाई हम 2 चैप्टर पढ़ के जाते हैं, 3 चैप्टर पढ़ के जाते हैं, सर हम पास हो जाएंगे क्या। वो थॉट स्टूडेंट को नहीं आना चाहिए। चाहे हमारे कॉलेज में पढ़ाई हुआ है चाहे पढ़ाई नहीं हुआ है, क्वेश्चन सारे चैप्टर से आएगा, ठीक है। ये चीज़ जो है क्वेश्चन सारे चैप्टर से आएगा, कोई भी चैप्टर को क्वेश्चन छोड़ेगा नहीं, क्योंकि मेरे जो टीचर हैं वो क्वेश्चन सेट नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन JUT सेट कर रहा है। मेरे कॉलेज में पढ़ाई होता था, चाहे नहीं होता है, क्या होता है वो मैटर नहीं करता है, क्वेश्चन सारे चैप्टर से आएगा। हम लोग को सारा चैप्टर को पढ़ के जाना है। चैप्टर छोड़ने का कोई भी स्टूडेंट नहीं सोचेंगे। अगर कोई स्टूडेंट चैप्टर छोड़ने का सोचता है और अगर उस चैप्टर से क्वेश्चन आसान आ गया तो वो वहीं पे वो हो जाएगा। आसान क्वेश्चन तो बनना चाहिए ना, तो इसी के लिए सारे चैप्टर से हम लोग पढ़ के जाएंगे। अब सर हमको तो सारा चैप्टर पढ़ा ही नहीं हुआ है, हम कैसे सारा चैप्टर पढ़ लेंगे, उसके बारे में भी अभी हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे उसके बाद एक स्टूडेंट का अभी
एग्ज़ाम का डेट आ जाने के बाद सोर्स ऑफ स्टडी क्या होना चाहिए, कहाँ से उसको पढ़ना चाहिए, क्या अभी भी उसको इधर उधर पीडीएफ सर्च करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले उसको PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जहाँ से भी मिल रहा है उसको ले लेना है और उसको देख करके कम से कम जो जितना साल का भी मिल रहा है उसको हम लोग देख करके जाएंगे। हाँ, अभी कोविड का पीरियड था, इसी के लिए हमारा एग्ज़ाम वगैरह ऑनलाइन हो गया और सेमेस्टर में काफ़ी अच्छा परसेंटेज से सारे स्टूडेंट पास हो गए। जो अभी थर्ड सेमेस्टर में, मतलब जो अभी फिफ्थ में हैं, जो अभी तुम लोग अभी जाओगे तो रिज़ल्ट जो है, जब ऑनलाइन का रिज़ल्ट वो सबको 80% 85% ऐसे नॉर्मल रहता था। बट जब सेमेस्टर एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा ना, बैक भर भर के लगता है स्टूडेंट का, क्योंकि ये इंजीनियरिंग है, ये कोई मजाक कोर्स नहीं है। इंजीनियरिंग करने के बाद हम लोग सिविल वाले पुल डिज़ाइन करते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले बिजली बनाते हैं, तो ये कोई नॉर्मल कोर्स नहीं है। इससे हमारा देश चल रहा है इंजीनियरिंग से, तो इसी के लिए बैक यहाँ पे लगेगा। 70% को बहुत अच्छा माना जाता है। कोई भी प्लेसमेंट कंपनी 70% अगर बोल दे तो फिर वहाँ पे रुक जाते हैं। और भारत सरकार या फिर कोई भी झारखंड सरकार यहाँ पे बोलता है कि भाई 60% लाओ, हम नौकरी देंगे। तो हम लोग को सोचना है कि कैसे हम लोग करें कि 60-70% हम लोग क्रॉस कर ले। हाँ, 60-70% लाना कोई टफ टास्क भी नहीं है। अगर हम लोग थोड़ा सा एफर्ट दे, थोड़ा सा स्ट्रेटेजी, थोड़ा सा प्लानिंग के साथ आगे बढ़े ना, 60-70% लाना बहुत आसान हो जाएगा। तो पहला सोर्स ऑफ स्टडी क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन हम लोग देख करके जाएंगे, उसको सॉल्व करके जाएंगे। और ये सिर्फ हम लोग झारखंड का नहीं करेंगे, ये अगर हम लोग को अदर स्टेट का पॉलिटेक्निक का क्वेश्चन मिल रहा है, बिहार का क्वेश्चन मिल रहा है, वेस्ट बंगाल का क्वेश्चन मिल रहा है, हम लोग उसको भी देख करके जाएंगे। उससे हम लोग को एक आइडिया लगेगा कि भाई कौन सा एरिया हाईलाइटेड है, किससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे सपोज करो अगर हमको क्वेश्चन सेट करना है तो हम क्या कोई साइंटिस्ट वाला दिमाग थोड़ी लगाएंगे कि मतलब अरे हाँ ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। हम सिंपली देखेंगे बहुत सारा क्वेश्चन जो मेरे पास अवेलेबल है, एक क्वेश्चन यहाँ से उठाएंगे, एक क्वेश्चन यहाँ से उठाएंगे, एक क्वेश्चन यहाँ से उठाएंगे। तो जहाँ से टीचर क्वेश्चन सेट कर रहा है, अगर हम लोग वो चीज़ पढ़ ले, PYQ, क्वेश्चन बैंक, स्टैंडर्ड बुक का एग्जाम्पल क्वेश्चन आ गया, वही सब क्वेश्चन एग्जाम में हम लोग को वही सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। PYQ बनाना ही बनाना है। क्वेश्चन बैंक को पूरा हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो भी हम लोग कम से कम क्वेश्चन बैंक को देख करके जाएंगे। कोई क्वेश्चन एग्जाम में नया नहीं लगना चाहिए। उसके बाद स्टैंडर्ड बुक, जो सिलेबस होता है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्टूडेंट के पास सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस का पूरा चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5, चैप्टर 6, जितना भी चैप्टर अवेलेबल है उसका टॉपिक पता होना चाहिए कि किस चैप्टर से क्या क्या टॉपिक अवेलेबल है, क्या क्या टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। और उस सिलेबस में स्टैंडर्ड बुक का नाम लिखा होता है। स्टैंडर्ड बुक में कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल होते हैं, हर चैप्टर के अंदर में कुछ एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल होगा। डायरेक्ट टीचर सॉल्व्ड एग्जाम्पल को ही उठा करके दे देते हैं। ये भी हम लोग को देख करके जाना है। ये 3 अगर कोई देख करके जा रहा है ना, 70% से कोई उसको रोक नहीं सकता है, अगर कोई इस 3 चीज़ को फॉलो कर लिया तो। ठीक है, अब आगे बात करते हैं सर कैसे पढ़ें। समय कम है तो सर क्या हम दिन भर सोचते रहे, हर दिन एक नया प्लान बनाए, सर आज आपका वीडियो देखें कल किसी और का देखेंगे, तो ये हम लोग को नहीं करना है। हम लोग को पढ़ाई कैसे करना है, हम लोग का जो डेली टाइम टेबल है, जो हम लोग का 24 घंटा है, उसको हम लोग स्मॉल आवर्स में ब्रेक करेंगे। हम यहाँ पे 2 घंटा का एग्जाम्पल लेके बताए हैं, बाकी हम लोग अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे कि हम कितना 1 आवर। हाँ, कोई स्टूडेंट ये नहीं सोचेंगे कि हम सुबह से 5 घंटा डायरेक्टली मैथ्स पढ़ रहे हैं, वैसा नहीं करेंगे गलती। 5 घंटा पढ़ने से एफिशिएंसी कम हो जाता है, ज़्यादा पढ़ने से भी याद कम होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपने जो स्टडी प्लान है उसको हम लोग स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, तो मॉर्निंग में सुबह उठ गए, जितने बजे भी उठे, अगर 5 बजे उठ रहा है तो वो अपने अकॉर्डिंग प्लान कर लेगा। हम एक मान के चल रहे हैं कि स्टूडेंट 6 साढ़े 6 में उठ रहा है तो वो 7 से 9 एक स्लॉट में कोई एक सब्जेक्ट को पढ़ाई करेगा यहाँ पे। फिर 9 बजे वो ब्रेक लेगा नाश्ता वगैरह करने का, 9 से 10। फिर 10 बजे से कंटिन्यूसली 1 बजे तक वो फिर से पढ़ाई करेगा कोई दूसरा सब्जेक्ट। यहाँ पे कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा है तो उसको छोड़ के अब इसको दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ना है। फिर 1 बजे से 2 बजे उसका लंच टाइम होगा, ब्रेक लेगा। फिर 3 से 5, जिसमें एक तो सर का क्लास ही आ जाएगा, सर तो क्लास ले रहे हैं ना मैथ्स का, तो यहाँ पे 4 बजे से 5 बजे तो सर का क्लास आ जाएगा और 3 बजे से 4 बजे हम लोग रिवाइज कर लेंगे मैथ्स। तो 3 से 5 एक स्लॉट हो गया। फिर 5 बजे हम लोग ब्रेक लेंगे, शाम का नाश्ता या फिर जो भी जैसा भी होगा, और जो पढ़े हैं उसको अगर रिवाइज़ करने सके तो वो रिवाइज़ कर लेंगे। अगर रिवाइज़ कर रहे हैं तो 5 से यहाँ पे 6 साढ़े 6 रिवाइज़ कर लेंगे या फिर जैसे भी करेंगे।
फिर इवनिंग में 2 घंटा का एक स्लॉट निकाल लेंगे, 6 से 8 या फिर 7 से 9। बस ध्यान क्या रखना है, रिवीजन के लिए हम लोग को 2 घंटा देना है। अब वो बीच में भी रिवीजन जैसे 7 से 9 पढ़े, उसके बाद तुरंत आधा घंटा इस सब्जेक्ट को रिवाइज कर लिया, वैसे भी हम लोग कर सकते हैं। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे लिखा है ना, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और हम लोग को सिर्फ टाइम टेबल बनाना नहीं है, टाइम टेबल बनाओ और उसको फॉलो करो। टाइम टेबल को हम लोग को बनाना भी है कि हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, सुबह से इतने बजे से इतने बजे ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इतने बजे से इतने बजे ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, और उसको सबसे इम्पॉर्टेंट है उसको हम लोग को फॉलो करना है, सिर्फ टाइम टेबल बनाना नहीं है। ठीक है, इस बात को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अब मेरा सजेशन क्या है कि कैसे स्टूडेंट पढ़े कि उसका मैक्सिमम स्कोर आए। तो वो एक सिंपल सा स्ट्रेटेजी है, एक पेज लो, इस टाइप का सिंपल सा, जो भी पेज अवेलेबल है कॉपी में, इस टाइप से, मतलब अपना जो पेज है उसको निकालो इस टाइप से, और 10 सीट, मतलब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, इस टाइप से 10 सीट होना चाहिए एक सब्जेक्ट का। इसका मतलब 5 सब्जेक्ट है, इसका मतलब 50 सीट हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, चाहे फिर वो कॉपी के फॉर्म में हो, चाहे फिर वो पेज के फॉर्म में हो, चाहे जिस भी फॉर्म में हो, हमारे पास एक सब्जेक्ट के लिए 10 सीट मतलब 20 पेज अवेलेबल होना चाहिए। 20 पेज फ्रेश पेज लेना है हर सब्जेक्ट के लिए। और हम लोग जो अभी 10 से 12 दिन पढ़ेंगे, उसमें हम लोग वहाँ पे जो हमको इम्पोर्टेंट लगता है, जैसे हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो देखे PYQ में भी ये पूछा है, क्वेश्चन बैंक में भी ये है, अदर स्टेट में भी ये पूछा है, इस टाइप से जब हम लोग को समझ में आएगा तो उस क्वेश्चन को हम लोग इस जो पेज है उसमें अपने हैंड राइटिंग से, राइट विथ योर ऑन हैंड राइटिंग, हम लोग अपने हैंड राइटिंग से उसको वहाँ पे लिखेंगे। और इसमें जो हम लोग लिखेंगे 20 पेज में 10 सीट है, उसमें हर चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हम लोग लिखेंगे। कवर ऑल चैप्टर इन दिस पेजेस। ऐसा नहीं होगा कि 20 पेज हम लोग सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 1 से लिख लिए, चैप्टर 2 से लिख लिए, चैप्टर 5 को छोड़ दिए, वैसा नहीं। हम लोग को सारा चैप्टर को कवर करना है, और सारा टॉपिक को नहीं लिखना है कि ये भी लिख लेते हैं, ये भी लिख लेते हैं। हाईलाइटेड टॉपिक जो बार बार पूछा है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछा है, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक सर जो बोल रहे हैं कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, उसको लिखना है। ठीक है। और एग्ज़ाम में एक एग्जामिनर क्या देखता है, एग्जामिनर जो है, जो चेक करेंगे कॉपी, वो ये देखते हैं एग्ज़ाम में हैंड राइटिंग कैसा है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वही डिसाइड कर देता है कि इसको कॉपी कैसा चेक करना है। तो एग्ज़ाम में गुड हैंड राइटिंग होना चाहिए, कॉपी पूरा भरा होना चाहिए, कॉपी में ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे, जो क्वेश्चन पहले आ रहा है उसको हम लोग लिखेंगे। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर टिक मार देगा, नंबर मिल जाता है, उसके बाद लास्ट तरफ हम लोग को पता चलेगा कि टीचर एग्जामिनर को पता चलेगा कि अरे ये तो मतलब क्वेश्चन भी छोड़ा है क्या। तो क्वेश्चन छोड़ने वाला मिस्टेक तो करेंगे ही नहीं, क्वेश्चन तो छोड़ना ही नहीं है। अब क्या होगा सर, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो कि हमको समझ ही नहीं आए एग्जाम में, तब हम क्या करेंगे। तो ये जो 20 पेज हम लोग लिखे हैं ना, बस हम लोग को क्वेश्चन देख के ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि किस चैप्टर का क्वेश्चन है। और जो हमारा क्वेश्चन पेपर होता है ना, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी होता है, वो देख लेना पैटर्न। कोई कोई एग्जाम में सारा क्वेश्चन बनाना रहता है, कोई कोई एग्जाम में 5 क्वेश्चन, सेलेक्ट एनी 5, क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी, ऐसा बोलता है। तो क्वेश्चन 1 जो कंपलसरी होता है उसमें तो सारे चैप्टर को कवर करता है वो, लेकिन क्वेश्चन 2, 3, 4 ऐसा जब आगे बढ़ता है ना, तो चैप्टर वाइज आगे बढ़ता है। 2 जो है वो चैप्टर 1 से होगा, 3 जो है वो चैप्टर 2 से होगा, उसके बाद वाला चैप्टर 3 से होगा। तो उससे हम लोग को ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है। और जो 20 पेज हम लोग लिखे हैं ना, इसको हम लोग रट जाएंगे, घोल के पी जाएंगे एग्जाम से पहले, और बस इसको हम लोग वहाँ पे लिख देंगे। और कोई भी स्टूडेंट एग्जाम में 20 पेज से कम तो लिख करके नहीं आएंगे, चाहे फिर वो क्वेश्चन आ रहा होगा, चाहे क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा। 20 पेज अगर कोई स्टूडेंट लिख देते हैं एग्जामिनेशन हॉल में उनका आंसर शीट में, तो उनका बैक नहीं लगेगा, ये हम लिख करके दे सकते हैं। अगर कोई ब्लैंक छोड़ करके आएंगे तो फिर उसको कोई बचा भी नहीं सकता है। ठीक है, इस बात को हम लोग समझेंगे। और अब हम लोग आगे बात करेंगे। यहाँ पे हो गया, एक बार हम रिवाइज कर देते हैं क्या क्या हम बताए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे चैप्टर से आएगा, उसके बाद सोर्स ऑफ स्टडी, PYQ, क्वेश्चन बैंक, स्टैंडर्ड बुक का एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल। अगर ये नहीं मिला तो ये दोनों से भी अपना काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट, थ्योरी में फुल मार्क्स नहीं मिलता है, न्यूमेरिकल्स में फुल मार्क्स मिलता है। बस न्यूमेरिकल्स का फॉर्मूला सही होना चाहिए, और जो हम लोग उसका डेरिवेशन वगैरह किए हैं वो सही होना चाहिए, फाइनल आंसर सही होना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ सही है ना, तो न्यूमेरिकल्स में फुल मार्क्स मिलता है। बट थ्योरी में हम लोग कितना भी अच्छा लिखे हैं ना,
टीचर कभी फुल मार्क्स नहीं देगा, 1 या 2 मार्क्स कम देगा। तो अगर किसी को न्यूमेरिकल्स में थोड़ा सा भी कमांड है तो वो न्यूमेरिकल साइड में ज़्यादा फोकस करेंगे, और अगर किसी को न्यूमेरिकल से डर लगता है ना, तो अब जो है लास्ट टाइम में न्यूमेरिकल्स को एग्जाम से 1 दिन पहले 2 दिन पहले तो देख के जाएंगे ही नहीं, क्योंकि एग्जाम में न्यूमेरिकल्स हम लोग भूल जाते हैं फॉर्मूला क्या यूज़ हुआ होगा। तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है। हम लोग ट्राई करेंगे थियोरेटिकल ओरिएंटेड अगर हमारा तैयारी नहीं हुआ है तो। और हमारा जो एग्ज़ाम होगा, जैसे हम ये भी बता देते हैं यहाँ पे, हमारा जो एग्ज़ाम होगा उसमें इंटरनल मार्क्स जो होता है वो 20 मिलता है, और एक्सटर्नल जो हम लोग एग्ज़ाम देते हैं वो हम लोग का 80 का होता है। ये 20 में बहुत स्टूडेंट का ये रोना होता है, अरे सर हमको तो कॉलेज से ही नंबर नहीं मिला। ऐसा कुछ नहीं है। इंटरनल में कितना भी कम मिलेगा, सारे स्टूडेंट को 14 से तो ज़्यादा ही मिलेगा। यहाँ पे 14 मिल गया। अब हम लोग को यहाँ पे पास मार्क्स है 26, ठीक है, 80 में हम लोग को 26 लाना है। तो जब इसको हम लोग इतना 20 से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग को 40 नहीं मिला, हम लोग रोना रो रहे हैं, और 80 में हम लोग 26 नहीं ला पा रहे हैं, नहीं ला पा रहे तभी तो बैक लग रहा है ना। तो इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। सारे स्टूडेंट जो भी हम अभी तक बताए हैं, अगर उसको कोई फॉलो करता है ना, तो 80 में उसका 40 तो इधर ही आ जाएगा। जो भी स्ट्रेटेजी हम बताए हैं अभी, क्योंकि PYQ क्वेश्चन से 30 to 40% क्वेश्चन या 50% क्वेश्चन तो डायरेक्टली PYQ से उठाया जाता है। हाँ, अभी रिसेंटली एग्ज़ाम नहीं हुआ है कोविड के चलते, तो हम लोग इधर उधर से और भी अदर स्टेट का या फिर सॉल्व एग्जाम्पल या फिर क्वेश्चन बैंक वो देखेंगे, और 40 यहीं से स्कोर किया जा सकता है। बाकी इधर हम लोग को 14 मिल गया, पास तो हम लोग ऐसे ही हो गए, बैक कहाँ लगा बताओ। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम में पेपर खाली छोड़ के जाते हैं तो उनको कोई नहीं बचा सकता है। पेपर खाली नहीं छोड़ना है, चाहे हमको आंसर आता है चाहे नहीं, फुल आंसर लिख के जाएंगे। और मैथ्स में अगर किसी को डाउट है तो सर मैथ्स का पढ़ा रहे हैं, मैथ्स का लेक्चर 1 से लेकर के फॉलो करेंगे पूरा। अभी और हम लोग का 6-7 दिन अभी क्लास चलेगा, मतलब 14 क्लास हुआ है। 20 क्लास में मैथ्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और जो उस 20 लेक्चर्स को पूरा देखेगा उसको मैथ्स में तो बैक नहीं लगेगा। और फर्स्ट सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कोई सब्जेक्ट, मतलब सेकेंड सेमेस्टर में सबसे इंपॉर्टेंट कोई सब्जेक्ट है तो वो मैथ्स है। उसके बाद आता है फिजिक्स, उसके बाद फिर और बाकी सब्जेक्ट जो है वो, हर सब्जेक्ट का अपना इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन मैथ्स और फिजिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस बात को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे हम थोड़ा सा गाइड करने का कोशिश किए हैं कि हम लोग कैसे तैयारी करेंगे, कैसे हम लोग अपना पढ़ाई अभी करें 10 दिन, और सो दैट कि हम लोग यहाँ पे बात करें। ये 10 दिन का हम प्लान बताए हैं। अगर कोई स्टूडेंट 10 दिन इसको फॉलो करता है, फिर भी अगर उसका रिजल्ट नहीं होता है तो बताना क्यों रिजल्ट नहीं हुआ। सिर्फ सोचना नहीं है, सो योर इमोशन विथ योर एक्शन। जो तुम सोचते हो वो बोल के मत बताओ, वो करके बताओ। हम सोचते हैं कि यार हम 12 घंटा पढ़ेंगे, बोल के क्यों बताना है, करके बताना है। हम 12 घंटा पढ़ के दिखाएंगे, कैसे बैक लगेगा यार। लास्ट टाइम में इंजीनियर है ना हम लोग, इंजीनियर एक रात पढ़ के पास होता है, हमारे पास तो अभी 10 दिन अवेलेबल है, 10 से 12 दिन अवेलेबल है। कोई इसको फॉलो करेगा, इंजीनियर 1 दिन पहले 2 दिन पहले पढ़ के पास तो हो सकता है। पता नहीं बैक क्यों लगता है स्टूडेंट का। तो इस चीज़ को हम लोग को समझना है। एग्ज़ाम को हम लोग को, पेपर को कभी भी खाली छोड़ के नहीं आना है, हैंड राइटिंग अच्छे से रखना है, क्योंकि वो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं एग्जामिनर को। एग्जामिनर हमको नाम से नहीं जानता है, चेहरा से नहीं पहचानता है, वो मेरे कॉपी से जानेगा। कॉपी में जैसा हम लिखेंगे उसको लगेगा ये स्टूडेंट ऐसा है। तो कॉपी में हम लोग इतना अच्छे से लिख देंगे, उसको हमको फेस से मतलब नहीं है, उसका मेरा नाम से मतलब नहीं है, तो हम कॉपी में लिखेंगे ना अच्छे से। अगर हम क्वेश्चन ब्लैंक छोड़ देंगे तो फिर कहाँ से नंबर देगा, टीचर का ही तुम लोग हाथ मान दे रहे हो। तो वैसा हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये झारखंड पॉलिटेक्निक का है। अगर कोई अदर स्टेट वाले देख रहे हैं तो वो भी इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। हम लोग इसी टाइप का वीडियो लाते जाएंगे। हर एक छोटा से छोटा पॉइंट जो स्टूडेंट को नीड होता है उस पर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।